नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ न्यूज। दाऊद नगर में यहाँ डॉक्टर प्रेम कुमार से मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ, जो पहले डॉक्टर बनते हैं, फिर IRS में उनका चयन होता है, फिर IAS बनते हैं और अब आगे वो क्या करेंगे, कैसे IAS बना जाए, IAS बनने के लिए युवाओं को क्या करना चाहिए, उन्होंने युवाओं के लिए उनकी क्या सोच है, चिकित्सा क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में उनकी क्या सोच है, अगर वो पहली बार कलेक्टर बन के जब किसी ज़िला में जाएंगे तब वो क्या करेंगे और फिर बाद में आगे चलकर वे क्या बनना चाहेंगे। ये सारे प्रश्न हम उनसे पूछ रहे हैं। डॉक्टर प्रेम कुमार जो दाऊद नगर में विद्या निकेतन के छात्र हैं और आज उनसे हमारी मुलाकात है, उनको यहाँ सम्मानित किया गया। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में मैं अपना जो प्रारंभिक शिक्षा है वो विद्या निकेतन दाऊद नगर से पढ़ाई की। हमारे सुरेश सर, आदरणीय सुरेश सर के सानिध्य में, हमारे आदरणीय आनंद प्रकाश सर के सानिध्य में और पूरा विद्यालय परिवार के सानिध्य में। उसके बाद फिर मैंने MBBS का प्रिपरेशन किया और मैं जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भागलपुर का छात्र रहा हूँ। उसके बाद मैं न्यू दिल्ली एम्स में लगभग 2 साल ट्रॉमा सर्जरी विभाग में कार्यरत था और वहाँ से मैंने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी चालू की। पिछली वर्ष मुझे ऑल इंडिया रैंक 677 मिला था, जिसके अंदर मुझे भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा दिया गया था। वहाँ पर मैंने उसको ज्वाइन किया, 2 दिन का ट्रेनिंग भी किया और छुट्टी लेकर फिर से मैं इस प्रयास के लिए प्रयासरत रहा और इस बार मुझे 130वीं रैंक के रूप में सफलता प्राप्त हुई है। इस क्षेत्र में ही क्या होगा? देखिए, इसके पहले मैं मेडिकल के क्षेत्र में था और जो मेडिकल के क्षेत्र में भी जो मूल धारणा है कि उसमें भी सेवा है, मरीज का सेवा जो कि समाज का एक अंग है। लेकिन जब मैं मेडिकल में काम कर रहा था, एक विभाग होता है प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, जिसमें आप हर गांव में घूमकर PHC में जाते हैं और जब वहाँ काम करते हैं तो मैंने देखा भारत सरकार की कई योजनाएं हैं जिसके अंदर मरीजों को बहुत सारी मदद मिल रही है। तो फिर मुझे एहसास हुआ कि मरीजों को जो मैं इस तरह से मदद कर रहा हूँ, क्यों न मैं भारत सरकार की इस प्रशासनिक सेवा में आकर ऐसी पॉलिसीज बनाऊँ, तो ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा, काफ़ी ज़्यादा सराहनीय होगा और मेरे लिए भी संतुष्टदायक होगा। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं मेडिकल फील्ड को छोड़कर सिविल सेवा को ज्वाइन करूँगा। क्या कमी नज़र आई मेडिकल क्षेत्र में जब आप पॉलिसी बनाएंगे, उसमें काम आएगा? देखिए, ऐसे तो काम बहुत हो रहा है, लेकिन मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि कुछ कुछ कमियां हैं। जैसे सबसे पहले है कि जो एकदम से ग्रामीण लेवल पे जो आउटरीच है मेडिकल सेवा का, वो नहीं पहुंच पा रहा है। जैसे गांव के लेवल पे PHC है, यूजुअली PHC को लगभग 30,000 के पॉपुलेशन पे होना चाहिए, लेकिन बिहार में ही कई एरिया है जहां पर अब तक पॉपुलेशन एक PHC लगभग 1 लाख के पॉपुलेशन पे है। तो इतना ज़्यादा भीड़ है और उसको हमारी जो प्राथमिक सेवाएँ हैं अस्पताल की, वो नहीं कवर कर पा रही है। और दूसरा जो सबसे बड़ा दिक्कत है कि 2 तरह इलाज में भी 2 तरह का प्रावधान होता है। एक होता है क्यूरेटिव, जिसमें हम लोग दवा देकर ट्रीट करते हैं। दूसरा होता है प्रिवेंटिव, जिसमें कोशिश रहती है कि बीमारी होने से पहले ही बीमारी को रोका जाए। तो सरकार का अभी जो फोकस है वो क्यूरेटिव पे बहुत ज़्यादा है, हम देख रहे हैं, लेकिन प्रिवेंटिव पे, क्योंकि प्रिवेंटिव जन भागीदारी से ही संभव है। प्रिवेंटिव हेल्थ को केवल सरकारें नहीं सुधार सकती, तो जनता के भी साइड से, लोगों के, समाज के भी साइड से और सरकार की साइड से कहीं ना कहीं प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे अभी भी आउटरीच की कमी है। जो संसाधन की कमी है उसको दूर करने का क्या रास्ता दिख रहा है आपको? देखिए, आज का जो युग है वहाँ पर संसाधन की कमी हमें महसूस होती है, लेकिन कुछ फील्ड में हम काम करें तो बहुत सारे उपाय हमें दिखेंगे। सबसे पहले टेक्नोलॉजी, जैसे कि 5G सेवा आज हमारे पास उपलब्ध है, जैसे कि आज हम लोग सुन रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये सब चीज़ें जो नई उभरती हुई आ रही हैं, इसके थ्रू हम गांव-गांव के लेवल पर चीज़ें पहुंचा सकते हैं। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, जैसे भारत सरकार का अभी टेलीमेडिसिन सेवा ई-संजीवनी के रूप में चालू हुई है, जिसमें डायरेक्ट मोबाइल से पेशेंट सीधे बड़े-बड़े अस्पताल के डॉक्टर से कनेक्ट हो पाते हैं। तो ये जो हर्डल्स है आजकल टेक्नोलॉजी को यूज करके और लोगों में स्वास्थ्य सेवा को एक मोमेंटम की तरह, एक जन भागीदारी की तरह लोगों में बनाकर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लाए जा सकते हैं। सबसे आम सवाल जो होता है किसी भी PHC रहते हैं कि आप कितनी घंटे पढ़ाई करते हैं, तो आप कैसे पढ़ाई करते हैं, कितनी देर पढ़ाई करते हैं? देखिए, यूजुअली जब परीक्षा नज़दीक नहीं रहता है तो 6 घंटे मैं नियमित पढ़ा हूँ। 6 घंटे से तो कभी भी किसी भी दिन कम नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मैं 9 घंटे पढ़ा हूँ, नहीं, 6 से 7 घंटे मेरा एवरेज टारगेट रहता था, लेकिन वो कंसिस्टेंट था। संडे को छुट्टी ले लिया, कभी तो ले लिया, अदरवाइज छुट्टी नहीं लेता था। और जब परीक्षा नज़दीक होता है तो मैं नेट 10 घंटे भी पढ़ा हूँ।
इसके लिए कहाँ आप पढ़ाई कर रहे थे? मैं दिल्ली में द्वारका में रहकर एक लाइब्रेरी ज्वाइन करके बिना किसी कोचिंग के मदद से खुद से पढ़ाई कर रहा था, जिसमें मुझे ऑनलाइन रिसोर्सेज जैसे टेलीग्राम पे बहुत सारे नोट्स और टीचर अच्छे शिक्षक के वीडियोज भी अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, और एनसीईआरटी की पुस्तकें, इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा। अभी एक बात ये आई कि जामिया के बच्चों ने सफलता ज़्यादा हासिल की बनस्पत उन लोगों के, दो नाम भी सामने आ रहा है जो देश में काफ़ी पैसा लेकर काफ़ी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं और दावा बहुत बड़े बड़े करते हैं, और जामिया में टेबल कुर्सी पर पढ़ने वाले बच्चों का परिणाम ज़्यादा आया। बच्चों ने सफलता पाई। तो क्या कोचिंग संस्थानों की भूमिका किसी को आईएएस आईपीएस बनाने में होती है? कितनी भूमिका होती है? देखिए, सबसे पहली बात कि ये भूमिका ज़रूर होती है, क्योंकि एक पुस्तक है, पुस्तक जब आप पढ़ते हैं तो आपको खुद से निचोड़ निकालना पड़ता है। आपके इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है कि आप पुस्तक से क्या ले जा रहे हैं। जैसे कि एक कुआं है, आप कितना पानी लेना चाहते हो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन एक कोचिंग कुआं नहीं है, एक बहुत ही मैनेज्ड एक टैप नल जैसा सिस्टम है, जिसमें ऊपर से भी कंट्रोल किया जा सकता है, पानी को छाना भी जा सकता है, उसी तरह से कंटेंट को छान कर वो देते हैं। तो कोचिंग स्कूल का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन साथ साथ ये भी सत्य है कि कोचिंग में जितनी भीड़ होती है वो क्या उसके अनुपात में रिजल्ट्स आ रहे हैं? क्योंकि है तो 1000 ही सीट, अगर कोई छोटे से कोचिंग में या कहीं किसी शिष्य के अंदर 100 लोग पढ़ रहे हैं और 10 लोग निकाल रहे हैं परीक्षा को, और कहीं पर करोड़ों लोग पढ़ के सिर्फ 30 लोग निकाल रहे हैं, तो वहाँ पर कोचिंग की ये स्थिति है कि बहुत लोग पढ़ते हैं, कुछ अच्छे लोगों को ऑब्वियसली वो रिजल्ट देते हैं, लेकिन जामिया का जो सिस्टम है वो काफ़ी डिफरेंट है। सबसे पहले वो सारे लोगों को, चूँकि वो एक प्रॉफिट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, सारे लोगों को शिक्षा नहीं देते, एक टेस्ट प्रोसेस के थ्रू जो लोग ऑलरेडी टैलेंटेड हैं, जो लोग ऑलरेडी अच्छा शिक्षा प्राप्त किए हैं, उनको लेते हैं, काफ़ी सुविधा देते हैं रहने खाने का, और किसी भी तरीके से अगर आप रिजल्ट दे रहे हैं, चाहे आप कोचिंग हो या फिर एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो मैटर नहीं करता आपका तरीका, बहुत ज़्यादा मैटर ये करता है कि आप देश को उत्कृष्ट ऑफिसर दे रहे हैं और देश में योगदान दे रहे हैं। मतलब कोचिंग की भूमिका न्यूनतम है? मैं ये नहीं बोलूँगा न्यूनतम है, मैं पुनः बोलूँगा कि मेरे लिए न्यूनतम हो सकती है क्योंकि मैंने नहीं किया, लेकिन किसी के लिए बहुत अधिकतम हो सकती है जिसका फाउंडेशन कम हो या जिसको बहुत कम समय में सफलता मिली हो। तो ये पर्सन टू पर्सन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। देखिए, सिविल सेवा के प्रेरणा के बारे में मैं बताया, पहले भी बताया कि जब मैं फील्ड में काम कर रहा था एज अ मेडिकल स्टूडेंट, तो वहाँ पर देखा कि गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है, केवल डॉक्टर्स ही इसमें रोल प्ले नहीं कर रहे हैं हेल्थ में, गवर्नमेंट का उतना ही सहभागिता है, और गवर्नमेंट एक एपेक्स पोजीशन पे है, गाइडलाइंस दे रही है डॉक्टर्स को, और डॉक्टर्स उसके बेसिस पर काम करके बहुत अच्छा रिजल्ट भी दे रहे हैं, कमियां भी हैं, दोनों चीज़ है। तो प्रेरणा मिली कि क्यों ना मैं उस पोजीशन पे पहुंचूं, अगर मेरे अंदर टैलेंट है, कोशिश करने में तो कुछ नहीं जाता है। दूसरी चीज़, इसके अलावा कुछ और सिविल सर्वेंट्स भी मेरे बहुत उत्प्रेरक रहे हैं, जैसे कृष्णा कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर मदन कुमार, जब उनके पास कोचिंग पढ़ता था तो मैंने पहली बार ज़िंदगी में सुना था, जब मैं 5-6 क्लास में था, ठीक, कि कोई सिविल सेवक होते हैं, कुछ IAS IPS फॉरेन सर्विस के लोग होते हैं, ऐसे पोस्ट होते हैं। फिर विद्यालय में भी साहिद भैया से, रमा बहन जी से, जो हमारे टीचर्स हैं, उन्होंने भी बताया था कि ये बहुत ऐसे लोग होते हैं जो पूरे समाज के बदलाव में बहुत अहम योगदान देते हैं। तो आइडिया तो था। बाद में कई सिविल, जैसे श्री राहुल कुमार बहुत अच्छे IAS ऑफिसर रह चुके हैं बिहार के, वो मेरे बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत रहे हैं, क्योंकि कई बार मिड डे मील स्कीम में आप लोगों ने देखा होगा कि वो बैठ कर स्कूल में जाकर खाना खाकर खुद देख रहे हैं कि क्वालिटी क्या है। तो एक एक्टिव सिविल सर्वेंट है और उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा है। आपका जो दूसरा सवाल था कि आप हेल्थ में या कहाँ काम करना चाहेंगे, तो मैं कहना चाहूँगा कि मैं एक सेवक की तरह देश के किसी भी कोने में काम करना चाहूँगा और कोई भी विभाग में काम करना चाहूँगा। ये सरकार का प्रेरोगेटिव होता है कि वो डिसाइड करे कि आपको कहाँ काम करना है। सरकार जहाँ भी जिस तरह से भी काम देगा, मैं सारे सेवा में काम करना चाहूँगा, लेकिन कभी सरकार मुझसे पूछे कि आपका क्या मत है, तो मैं ज़रूर स्वास्थ्य सेवा को सबसे प्राथमिकता दूँगा। शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, कितनी सस्ती होनी चाहिए, कितनी अच्छी होनी चाहिए, सबको उसके लिए शिक्षा क्या सहज सुलभ हो, उसके इसके लिए लिए क्या आप आपकी सोच है? क्या सोच? देखिए, मेरी ये सोच है इसमें कि शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, और ये मेरी ही सोच नहीं है, आज किसी से भी आप पूछोगे तो शिक्षा एक उद्धार का माध्यम है सारे तरीके से, और केवल नौकरी के लिए ही नहीं, शिक्षा से आप अपने अधिकार के बारे में जानते हैं। नहीं, खेत बेच के अधिकार के लिए ये तो थोड़ा लगता है। खेत बेचकर जहाँ तक बात कर रहा हूँ, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि खेत बेचने की आवश्यकता क्यों है।
शिक्षा के लिए अगर ज़रूरत पड़ गई तो पहली चीज़ की प्रयास होनी चाहिए कि ऐसी ज़रूरत ना पड़े। सरकार की विद्यालय जो है या अगल बगल के जो विद्यालय हैं, प्राइवेट ही क्यों ना है, शिक्षा को न्यूनतम मूल्य पर जितना हो सके। अब कोई भी बिजनेस भी कर रहा है तो घाटे में नहीं करेगा, बट उसमें प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए। जैसे जब मैं पढ़ता था हमारे सीएमडी सर, मैं अपने गांव के 2 लोगों का फ्री में एडमिशन कराया था इनके पास। तो शिक्षा न्यूनतम मूल्य पे मिलनी चाहिए जितना से जितना हो सके। अब अथक कोशिश तो ये होनी चाहिए कि सरकारी स्कूल ही इतने ज़्यादा अच्छे हों कि वो सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें, बट दुर्भाग्य है हर तरीके से कि अभी उस स्टैंडर्ड्स के नहीं है कहीं कहीं। जैसे दिल्ली में बहुत अच्छे स्कूल्स हैं, लेकिन बिहार में ये नहीं टाला जा सकता कि बिहार के स्कूल्स उस लेवल के हैं। और जहाँ तक बात है, अगर परिस्थिति ऐसी नहीं है कि अच्छी शिक्षा मिल पाए, तो ज़मीन तो क्या है, ज़मीन एक उपज देती है, एग्रीकल्चर होता है, ठीक, एक संपत्ति एसेट है। एसेट को यूज किया जा सकता है इन्वेस्टमेंट में। कई बार घर बनाने के लिए भी लोग ज़मीन बेचते हैं, गाड़ी खरीदने इन्वेस्टमेंट है। तो शिक्षा में तो ये एक इन्वेस्टमेंट है ज़मीन बेचना। यदि सरकार आपको शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जिम्मेदारी सौंपे बतौर प्रशासनिक पदाधिकारी, तो आप क्या काम करना चाहेंगे कि सबको सही तरीके से एक समान शिक्षा उपलब्ध हो और वो उसको किसी चीज़ की कमी न खले? क्या करना चाहेंगे? 2-4 कारण, 2-4। देखिए, मैं सबसे पहले 3 लेवल पे काम करना चाहूँगा। जैसा आपने सिचुएशन बताया, उसमें सिर्फ एक सरकार ही से ही संभव नहीं है, उसमें सब तरह की भागीदारी चाहिए समाज का, कि लोग अपने बच्चे को स्कूल में भेजें, प्लस उसी समाज से, जैसे मेरे जैसे ऑफिसर, डॉक्टर, इंजीनियर, एक होता है कि व्हेन यू अर्न गिव बैक टू सोसाइटी, तो आप कंट्रीब्यूट करें। तो मैं, अगर मुझे ये पोजीशन मिलती है तो मैं 3 डायरेक्शन में काम करूँगा। एक तो टेक्नोलॉजी ले आऊँगा कि अगर टीचर अवेलेबल नहीं है घर घर हर स्कूल में, तो क्यों ना ऑनलाइन माध्यम से क्लासेस चलाई जा सके, कुछ ही क्लासेस अगर अच्छे टीचर अवेलेबल है। दूसरा, जितने भी आईआईटी और जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो अभी पढ़ रहे हैं, उनको ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस से सरकारी विद्यालयों में जोड़ा जा सकता है कि आप 1 घंटा निकालिए और बच्चों को शिक्षा दीजिए, बेसिक शिक्षा दीजिए, आपसे मोटिवेट भी करेंगे, अच्छा भी करेंगे। और तीसरा, सबसे बड़ा चीज़, परिवार लोगों पे काम करना होगा। कई बार गाँव के लोग हैं, वो बच्चे से काम करवाते हैं, जिसको हम लोग चाइल्ड लेबर भी बोलते हैं, और उनकी मजबूरी होती है क्योंकि उनकी कमाई ही इतनी नहीं है। तो क्यों ना उनको कमाई से सशक्त किया जाए। तो उसके लिए मनरेगा जैसे इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, गवर्नमेंट ऑफ बिहार का, तो उनमें उसको जितना से ज़्यादा इनरोल किया जा सके, पीडीएस के अंदर उनको अच्छा अनाज मिले। तो शिक्षा को टैकल करने के लिए हॉलिस्टिक फ्रंट पे काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। एक काल्पनिक प्रश्न कर लेते हैं कि जब आप कहीं किसी जिला में बतौर कलेक्टर जाएंगे, तो वहाँ प्रशासनिक सुधार के लिए पहला कदम आपका क्या होगा? क्या सुधार करने की ज़रूरत आप महसूस कर रहे हैं? जी, मैं एज ए कलेक्टर जब पहला प्रयास लूँगा तो बहुत छोटे छोटे प्रयास लूँगा जो कि संभव हो लोगों के लिए, जैसे यातायात नियमों का पालन, क्योंकि ये बहुत छोटा चीज़ लगता है लेकिन लाइफ रिस्किंग एक्टिविटी होती है अगर आप बिना हेलमेट का चलते हैं। जैसे अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करना, कर्मचारियों को टाइम पर ऑफिस में आना, जितने भी जो जनता है जो सरकार के पास बहुत उम्मीद से पहुंचती है, उनको एक पूर्ण रिस्पेक्ट। और बिहार में एक कानून है, बहुत अच्छा कानून है, राइट टू पब्लिक सर्विसेज एक्ट 2011 का कानून है। उसमें नियम है कि अगर जनता सरकारी ऑफिस में जाती है तो 60 दिन के अंदर उसको सेवा मिलनी चाहिए, नहीं मिलेगी तो सरकार उसको कंपनसेट करेगी। बहुत जगह ये लागू नहीं होता है, मैं उसको ज़रूर लागू करना चाहूँगा। प्रशासन और राजनीति दोनों के बीच के संबंध को आप किस नज़रिए से देखते हैं? राजनीति के बिना तो अधिकारी भी नहीं चलते, अधिकारी भी बिना राजनीति के नहीं चलते। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि राजनीति का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है समाज के उत्थान में। वो समाज के प्रॉब्लम्स को प्रशासन के सामने रखती है, प्रशासन उसको रिस्पॉन्ड करता है, तो दोनों एक दूसरे से हाथ में हाथ मिला के चलते हैं। लेकिन प्रशासन का एक बहुत ही उच्चतम मूल्य है, वो है कि आप न्यूट्रल रहो। जब भी आप काम कर रहे हो तो किसी भी पार्टी के पक्ष में आप काम नहीं करते हो। एक पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी जो होती है, एक कोर है, एक धर्म है सिविल सेवक का, और वो हमेशा मेंटेन किया जाना चाहिए। लेकिन जहाँ तक बात है सलाह का, काम को समझने का, लोगों को क्या व्यथा है, लोगों से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, इसको समझने का, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज बहुत अच्छे से उनके कंसर्न को एडमिनिस्ट्रेटर के सामने रखती है। युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है? वो कैसे IAS IPS की तैयारी करें? कोई टिप्स? युवाओं के लिए जो संदेश है, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि
कि IAS IPS सिर्फ एक माध्यम नहीं है अपने देश को कंट्रीब्यूट करने का। कंट्रीब्यूट करने का हज़ारों माध्यम है, लेकिन एक समय होता है जब आपको अपने ऊपर काम करना होता है, इस देश को सर्व करने लायक बनाना होता है। आज मैं देखता हूँ कि बहुत सारे युवा हैं जो बहुत ज़्यादा गेम्स में एडिक्ट हो रहे हैं, PUBG में एडिक्ट हो रहे हैं, मोबाइल्स का बहुत क्रिएटिव यूज नहीं कर रहे हैं। उनमें काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है। अगर वो पोटेंशियल, अगर आप क्रिएटिव इकॉनमी में ही काम कर रहे हैं, जैसे आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग भी क्रिएटिव इकॉनमी में काम कर रहे हैं, लेकिन आप एक बहुत अच्छा सोसाइटी को क्रिएट कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं। अगर युवा भी यही करना चाहता है तो करे, लेकिन एक पॉजिटिव सेंस में करे, अपने समय को बर्बाद ना करे। और जो लोग बनना चाहते हैं IAS IPS, उनके लिए एक ही उपाय है कि मेहनत, और वो भी कंटिन्यूअस। और बाकी तो बहुत सारे लोग हैं जो आपको गाइड कर देंगे कि तैयारी कैसे करना है। आप भविष्य में पॉलिटिक्स में जाने का विचार बनाए? देखिए, बात होता है माध्यम। अगर पर्पस, दो चीज़ें होती है कोई भी काम का, एक तो मीन्स और एक तो एंड्स। तो आइदर सिविल सर्विसेज है या फिर पॉलिटिक्स है। उसका एंड क्या है? समाज की सेवा करना है। और मीन्स क्या है? क्या दोनों मीन्स गलत है? आंसर इज नो। अगर आप अच्छे पॉलिटिशियन हैं तो अच्छा काम कर रहे हैं तो मीन्स भी सही है, एंड भी सही है। अभी तो मैं, जो मेरा प्लान है, अगर मेरा आप पूछे तो जब तक मेरी सेवा रहेगी, अभी भारत सरकार के नियमों के अनुसार 60 साल तक सेवा देना होता है, तो मैं 60 साल तक तो सिविल सेवा में ही रहना चाहूँगा। उसके बाद राजनीति उसके बाद अगर मौका मिलेगा और मुझे लगेगा, मैं अपना भी देखूंगा कि मेरा मन क्या कहता है, क्या उच्चतम है एक उसकी तरह सर्व करना, मैं तो चाहूँगा, तो क्यों नहीं आऊँगा, जरूर आऊँगा। ठीक है, अगली बार राजनेता से मुलाकात करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। डॉक्टर से IRS से IAS और अब नेता। अभी आप 60 साल तक एक सेवक से ही मुलाकात करेंगे। धन्यवाद बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी